नमस्कार प्रिय साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी प्रिय अभ्यर्थी जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम देने वाले उन सबको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। तो जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है, 17 जनवरी से आपका स्टार्ट, जैसा कि आप सबको पता है विद्यार्थियों। तो आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है और लगातार अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये आपकी अगली टेस्ट सीरीज है जिसमें बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। आपको जैसा कि पता है, योजनाओं के सवाल क्वेश्चन हम कर रहे हैं, राजस्थान जीके अपना चल रहा है, मनोविज्ञान अपनी चल रही है, और साथ में शैक्षिक परिदृश्य और इसके अतिरिक्त आईसीटी सारे क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम लेके आ रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है जो कि आपके बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाली है। हाँ, और प्लस दूसरी बात, एकदम फ्री के अंदर सारा का सारा जो मैटर है, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारा आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगी, और कमेंट सेक्शन जो है ना उसमें भी आपको ये लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट से क्लास को कर देते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, तो पहला आपका आज का प्रश्न है, राजस्थान में बहने वाली डाई नदी का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? यानी राजस्थान में जो डाई नदी अपनी बह रही है, इसका संबंध निम्नलिखित में से इनमें से कौन से जिले से, ये आपको पूछा गया है विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर से है, नागौर से है, दौसा से, या फिर सवाई माधोपुर से है? तो ये आपका है अजमेर से विद्यार्थियों। किससे संबंधित है? ये अजमेर से संबंध है, इसका याद रखिएगा। और उद्गम जो होता है, सबसे पहले मैं आपको इसका उद्गम बता दूं। उद्गम जो होता है वो होता है अपने किशनगढ़ अजमेर से। किससे होता है? किशनगढ़ अजमेर से होता है। ठीक है, ये याद रखना। और प्रवाह कहाँ होता है? अजमेर व टोंक दोनों में होता है। विलय कहाँ होती है? ये विलय होती है आपके राजमहल बनास के अंदर। विलय कहाँ होती है? ये भी ध्यान में रखना है। ये होती है आपके बनास के अंदर, राजमहल टोंक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और त्रिवेणी संगम बनता है इनसे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा है, ध्यान से जवाब देना है। ठीक है, तो बताओ, अन्ना सागर झील है, जयसमंद झील है, पिछोला झील है, या फिर नक्की झील है? तो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील आप समझते हो, एक सीधी झील, एक कृत्रिम झील। एक क्वेश्चन आपके पुष्कर झील से रिलेटेड कुछ आया था पिछली क्लास के अंदर, उसका डाउट था काफी कैंडिडेट को, तो वो क्लियर हो गया था आपको मेरे ख्याल से अब तक। ठीक है, तो आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वो है आपकी जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील सलुम्बर के अंदर आपके जो है पड़ती है, ये आपके याद रखना, आपको सलुम्बर। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1685 से 91 के लगभग इतना समय मिला था। और इसका उपनाम भी एक बार कई बार पूछा जाता है, इसका उपनाम है ढेबर झील। क्या नाम है? ढेबर झील है। ठीक है, तो ये जय संबंध आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है, बनास नदी पर स्थित बिसलपुर बांध किस जिले में है? जो बनास नदी पर स्थित बिसलपुर बांध है वो कौन से जिले में है? टोंक के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर है, पाली के अंदर है, या फिर जयपुर के अंदर है विद्यार्थियों? तो ये आपका पड़ता है टोंक के अंदर। कहां पर पड़ता है? टोंक के अंदर। विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिसलपुर गांव के निकट बनाया गया था ये आपके बांध, बनास नदी पर, है ना, बनास नदी में। तो आपको बिसलपुर बांध किस जिले में पूछा, तो जिला आपका टोंक हो जाएगा विद्यार्थियों, याद रखिएगा आपके। और इसका जो लास्ट जो कार्य है वो 1999 में क्या हुआ था? पूर्ण हुआ था। 1999 के अंदर पूर्ण हो गया था। और लगभग लगभग बांध की ऊंचाई भी पूछी जाती है कई बार, तो ऊंचाई आपको याद रखनी है, 580 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 580 मीटर है। इसके अतिरिक्त लंबाई देख लो, ये लंबाई है ना, ये ऊंचाई थोड़ी है, लंबाई है। तो ये इसकी लंबाई है। लंबाई तो कितनी है? 580 मीटर। और ऊंचाई पूछे ना, हाँ अलग अलग है, तो ऊंचाई लंबाई अलग अलग है। ये आपके 21 मीटर के आसपास इस बांध की है। और लगभग लगभग आपका 81,800 हेक्टेयर में ये फैला है। 81,800 हेक्टेयर इसमें ये फैला, ये भी याद रखना है। अगला देखो, अगला है, घोटारू मणियारी टिब्बा व तनोट से मुख्यतः किसका खनन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लो पहले तो सभी विद्यार्थी, इसको स्टार लगा लो। घोटारू मणियारी टिब्बा व तनोट से मुख्यतः किसका खनन होता है? प्राकृतिक गैस का, कोयले का, शीशा जस्ता, या फिर चूना पत्थर का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें प्राकृतिक गैस का होता है विद्यार्थियों, प्राकृतिक गैस। ठीक है, नेचुरल जो गैस होती है उसका यहाँ से क्या होता है? बिल्कुल आपके खनन होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया कि थार मरुस्थल में स्थित लाठी सीरीज क्या है? थार मरुस्थल में, तो ये आपकी एक भूगर्भिक, कौन सी? भूगर्भिक कौन सी है? जल पट्टी है।
जल पट्टी, यानी जो जमीन के अंदर नीचे की ओर भूगर्भीय जल पट्टी है, और जो लगभग पोखरण की बात कर लो आप, पोखरण के अंदर लगभग 60 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये नीचे फैली हुई है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये भूमिगत जल पट्टी है। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, और अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपका यहाँ पर आ रहा है भाई। ठीक है, तो आपको इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से राज्य में प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का संयुग्म बताइए। बाजरा उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है अपने, तो ज्यादातर अपने बाड़मेर जालौर में होता है, राजस्थान के अंदर, तो है ना, बाड़मेर जालौर के अंदर है ना बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे नागौर हो गया, यहाँ पर भी होता ही है, ऐसी बात नहीं है। इसके अतिरिक्त जयपुर, सीकर, बाड़मेर बाजरा उत्पादक जिले काफी हैं, है ना, सीकर भी आई जाता है, जोधपुर भी आई जाता है, ठीक है, और जयपुर भी आई जाता है, अपनी राजधानी भी आई जाती है। ठीक है, बाड़मेर जालौर ये है ही। ठीक है, तो ये इसमें आपके बाजरे का उत्पादन सबसे अधिक होता है इनके अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया प्रिय विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से स्टार लगाना आप इसको एक बार। ठीक है, राजस्थान के किस प्रतिहार शासक को रोही लद्दी के नाम से जाना जाता है, रोही लद्दी के नाम से, हरिश्चंद्र, भोग भट्ट, मिहिर भोज या नाग भट्ट द्वितीय। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो सभी विद्यार्थी, अच्छा क्वेश्चन आपका ये आया है यहाँ पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, रोहिल लद्दी किसको कहा जाता है, रोहिल लद्दी कहा जाता है अपने हरिश्चंद्र को, किसको कहा जाता है, हरिश्चंद्र को कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रतिहार वंश का संस्थापक था, प्रतिहारों का गुरु कहा जाता है इसको, है ना। घटियाला शिलालेख के अनुसार रोहिल लद्दी कहा जाता है, घटियाला शिलालेख में इनका ये नाम लिखा गया है, बाकी ये प्रतिहारों का गुरु कहा जाता है। ठीक है ना, प्रतिहारों का गुरु किसे कहते हैं, सीधा सीधा पूछ लेते हैं कई बार, प्रतिहारों का गुरु भी इसी को कहते हैं, याद रखिएगा, इसी को कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हरिश्चंद्र के 4 पुत्र भी थे, कौन कौन थे, एक तो भोग भट्ट, ये तो था पहला पुत्र। दूसरे की बात करें तो रज्जिल का नाम सुना है, कदक का नाम सुना है, तीसरा रज्जिल हो गया, है ना, तो ये नाम थे इनके। ठीक है ना, एक था, चौथा दह भी इनके पुत्र का ही नाम था। तो ये 4 पुत्र थे इनके, याद रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है राजस्थान की रियासतों के साथ जब 1818 की संधियां हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस टाइम अपने लॉर्ड हेस्टिंग्स था विद्यार्थियों। ठीक है, विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए, हाँ उस समय कौन था, उस समय आपके सहायक संधियों का जनक गवर्नर पूछता तो जनरल वेलेजली हो जाता, है ना, लेकिन इसने कहा रियासतों को जब 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का पूछा है आपसे, और उस समय में आपके जो है कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ऐसे इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान के किस वर्ष में जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। वर्ष 1923, 1931, 1946 या 1947 को कब की गई थी विद्यार्थियों, तो ये की गई थी अपने 1931 के अंदर, 1931 को अपने जो है जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, अगला है आबू के परमार वंश की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है, ये किससे प्रारंभ होती है भाई, है उत्पल राज से, धूम राज से, धारावर्ष से या फिर मूल राज से होती है, तो ये होती है उत्पल राज से। तो विकल्प नंबर आपका उत्पल राज यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती, क्योंकि वंशावली पूछा है। और आपको यदि पूछता संस्थापक, तो संस्थापक ये था, संस्थापक कौन था, संस्थापक धूमराज था सर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है किस इतिहासकार ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहकर संबोधित किया। सैनिकों का भग्नावेश किसको कहा था विद्यार्थियों, वीए स्मिथ, जेम्स टोड, कैप्टन हर्नले या मेजर इरविन को कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और इसको आप स्टार लगा लेना सभी विद्यार्थी। ठीक है ना, चलो बता दो, ये मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि ये इंदुपत, सैनिकों का भग्नावेश, ये सारे के सारे आते हैं आपके, तो ये जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था, है ना, सॉरी बी लोग है इसमें, इसको मैं बता देता हूँ, सॉरी गलती से लिखा है यहाँ पे बी, यानी भग्नावेश जेम्स टोड ने कहा था ये। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, और अगला आपका क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राव मालदेव को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा कहा। राव मालदेव को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा किसने कहा था, ये आपसे पूछा गया है विद्यार्थियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो बताओ, बंदायूनी को कहा था, यानी बंदायूनी लिखा है यार, पेन को क्या हो गया इसको, है बंदायूनी, फरिश्ता, निजामुद्दीन, अबुल फजल, बताओ किसको कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो उपनाम है, ये तो हिंदू बादशाह है, असमत वाला राजा अबुल फजल, ये तो उपनाम है ना, फरिश्ता
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपने देखो इससे आ गया दीक्षा राइज से रिलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। आपको पूछा गया विद्यार्थियों कि आपके जो है दीक्षा राइज पोर्टल क्यूआर कोड किस उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं, ये किस उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं, ये आपको पूछा गया। क्यूआर कोड का आप समझते हो ना, मैं बात कर रहा हूँ NCERT, है ना। NCERT पुस्तकों में क्यूआर कोड स्कैन करने पर पोर्टल से जुड़े विषय सामग्री मिलती है, आपको पता होगा। तो यहाँ दीक्षा राइज पोर्टल क्यूआर कोड किस उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं, आपसे पूछा गया। तो ये अतिरिक्त पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंचने, यानी आप अतिरिक्त चीजें भी इससे पहुंच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए ये दिए जाते हैं। तो और ऑप्शन देखने की आवश्यकता कहाँ है बताओ, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि राज्य में शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, ये कौन करता है, ये करता है अपना RSCERT उदयपुर, RSCERT उदयपुर के द्वारा किया जाता है। गलती से भी NCERT RBC मत कर देना, क्यों, क्योंकि शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो संस्था करती है वो करती है RSCERT, है ना, इसके द्वारा, है ना। 1 से 12 तक, 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक, ठीक है, उन सबका। अगला देखो, योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आया, आपकी बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपकी बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको पता है। आपको पता आपकी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 2004 और 5 में, है ना। ये तो हुई थी शुरुआत इसकी, है ना। ये तो शुरुआत भी पूछ लेते हैं कई बार, ध्यान में आपको रखना है। तो इसमें आपके देखो, बालिकाओं को स्वास्थ्य संबंधी सहायता देना, नहीं, ये तो नहीं, आपकी बेटी में ये नहीं है। बालिकाओं को रोजगार दिलाना, नहीं। बालिकाओं को खेलकूद प्रशिक्षित करना, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता। आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ, तो ये है। इसमें क्या है, इसको, इनमें धन भी दिया जाता है इनको, है ना, पैसे भी दिए जाते हैं, तो वो वाला सिस्टम है। तो डी विकल्प आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC में कुल कितने सदस्य होते हैं, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, ये आपसे पूछा गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है विद्यार्थियों, ठीक है। तो इसमें होते हैं 23 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं, 23 सदस्य होते हैं भाई, ये याद रखना है आपको। क्यों, क्योंकि देखो इसमें देखो इसमें ना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश से 21 जनवरी 2015 को सभी कक्षा जैसे कि 9 से 12 के लिए राजकीय विद्यालय में SDMC और 1 से 8 के लिए SMC का गठन किया गया था। 1 से 8 के लिए किसका किया गया था, SMC, और 9 से 12 के लिए किसका किया गया था, SDMC, इसका गठन किया गया था। ये गठन हुआ था, इन क्लासों के लिए अलग अलग हुआ था, ठीक है। तो इसमें SDMC में कुल 23 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। NEP 2020 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो इसका उद्देश्य अपना क्या है, देखो बच्चों का शारीरिक विकास, बिल्कुल ये भी है, ये भी है ना। संज्ञानात्मक भी विकास होना चाहिए, सामाजिक नैतिक सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। तो ये सारे ही हो जाएंगे, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प नंबर डी को आप यहाँ पर ताला लगा सकते हैं विद्यार्थियों। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो सारे विद्यार्थी। 1973 भारत सरकार, 1986 भारत सरकार, या 1973 राजस्थान सरकार, या 1974 भारत सरकार। तो विद्यार्थियों ज़्यादा सोचना चाहिए, भारत सरकार की बात ही नहीं है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड की स्थापना अपने राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी 1973 के अंदर, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी को यहाँ पर ताला लगा सकते हो। शिक्षा विभाग द्वारा सूर्य सप्तमी के अवसर पर राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार का आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपसे पूछा गया। तो ये कहाँ पर किया गया था विद्यार्थियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं आप, इसको कोई रोकेगा नहीं आपको, ठीक है ना। तो ये किया गया था SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर, एक SMS स्टेडियम है ना, हाँ, स्वयंमान सिंह स्टेडियम है क्या ये, इसमें आपकी जो है ना जयपुर के अंदर किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है, इंपॉर्टेंट है, देखो एक एक क्वेश्चन आपको बस ध्यान रखना है और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन ये कहता है प्रिय साथियों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन मापन के संबंध में सत्य नहीं है, मापन के संबंध में इनमें से सत्य कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो मापन मात्रात्मक होता है, मापन अंकों पर आधारित होता है, क्षेत्र व्यापक होता है, या मापन मूल्यांकन का एक भाग है। तो विद्यार्थियों मापन क्षेत्र व्यापक होता है। मापन कैसा होता है, क्षेत्र व्यापक होता है मापन। मापन मूल्यांकन का एक भाग होता है, जैसे प्रतिशत, मात्रा, अंकों, औसत इसके द्वारा है। तो अन्य विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं भी कई सारी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, अंकों का भी होता है, इसमें कम समय लगता है, क्षेत्र संकुचित होता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी को आप लगा दो, क्योंकि सत्य नहीं पूछा है। तो मापन का क्षेत्र व्यापक होता है, ये सत्य नहीं है आपका, है ना। बाकी देखो मात्रात्मक होता है,
ये अंकों पर आधारित होता है, मूल्यांकन इसका एक भाग है, बिल्कुल सही है। लेकिन सी आपका ऐसा है जिसमें क्षेत्र व्यापक होता है, ये नहीं होता है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण का महत्व कहा जा सकता है। किसको कहा जा सकता है विद्यार्थियों? बच्चों में सीखने की इच्छा और रुचि जगाना, या फिर आपके बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना, बच्चों की अधिगम क्षमता को बेहतर बनाना, या फिर ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसमें क्या सोचना है, ये सारी चीज़ें आपके अनुपालना होनी चाहिए इसकी, ठीक है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनमें से कौन सा ऐसा है जो शामिल नहीं है? सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, ये तो है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी इसमें होता है। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन इसमें नहीं आता है, राजनीति में आता है। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सामग्री का संबंध अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं से होता है ना। और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र बहुत सारे हैं भाई, क्रियाओं को बाल विकास की मतलब विकास हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन हो गया, वंशानुक्रम हो गया, मापन मूल्यांकन हो गया, ये सारी चीज़ें इस पर आती है। अगला है क्रो एंड क्रो के अनुसार शिशु जन्म के समय कैसा होता है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार शिशु जो होता है, न तो वो सामाजिक होता है, न असामाजिक है। अब बच्चा जन्म हुआ है यार, उसको क्या पता है क्या समाज होता है, क्या समाज नहीं होता है ना। तो न वो सामाजिक होता है, न असामाजिक होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी आ ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गेरेट के अनुसार मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक में क्या शामिल है। गेरेट के अनुसार, सॉरी गेरेट है ना, गेरेट है ना। तो गेरेट के अनुसार प्रेरक प्राणी है ना, अलग अलग है। गेरेट के अनुसार विक्रम का प्रकार है। देखो इसने प्रकार बताए थे, एक तो बताया था जैविक अभिप्रेरक, ठीक है, मैं अभिप्रेरक नहीं लिख रहा हूँ, साथ में लिख रहा हूँ। नंबर 2 आपके बताया था मनोवैज्ञानिक, नंबर 3 बताया था आपके सामाजिक, कौन सा बताया था? सामाजिक बताया था। 3 अभिप्रेरक रहे तो इनके अनुसार हैं, ठीक है। तो आपको ये पूछा तो इसमें देखो रचनात्मकता और जिज्ञासा आएगा, ठीक है, जो इसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें विकल्प नंबर आप सी को ताला लगा सकते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। आपको पूछा गया विद्यार्थियों कि आपके जो है ना समस्यात्मक बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है। समस्यात्मक जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो वेलेंटाइन ने क्या बताया था, वेलेंटाइन नाम है, वेलेंटाइन के अनुसार मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा था कि समस्यात्मक बालकों का व्यक्तित्व है बाद में असामान्य होता है। व्यक्तित्व कैसा होता है बालकों का? व्यक्तित्व है वो होता है असामान्य, ऐसा वेलेंटाइन ने कहा था, ठीक है। असामान्य नाम लिखा है ये मैंने, ठीक है। तो इसमें आपका लापरवाहीपूर्ण कार्य करना है ना। समस्यात्मक बच्चों में कौन सी प्रवृत्ति मुख्यतः पाई जाती है? लापरवाही के साथ ये कार्य करते हैं, लापरवाहीपूर्ण कार्य करते हैं, लापरवाही होती है उनमें। तो ये है, बाकी तो इससे रिलेटेड है ही नहीं कोई। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है? तो बताओ शारीरिक दोष नहीं है। शारीरिक दोष पिछड़ेपन से कोई मतलब नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या पिछड़ेपन में कुछ नहीं है। दूषित्व ये भी नहीं है। उच्च आर्थिक स्तर है ना, ये इसके अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा शारीरिक समस्याएं आ गई ऊपर वाली। तो पिछड़ेपन का कारण पूछा था आपसे। और सिरिल बट के अनुसार है ना, जो जिनका IQ लेवल 85 से भी कम है ना, 85 से कम, वो बच्चे पिछड़ेपन के अंतर्गत आते हैं, पिछड़ेपन के अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। शारीरिक दोष ये तो वो हो गए ना, वैसे हो गए, अलग हो गया है ना। तो पिछड़ेपन वाले बच्चे जिनका IQ लेवल 85 से कम हो, है ना, वो होते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विद्यार्थियों कि आपके जो है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य डेटा को व्यवस्थित प्रबंधित करना। ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको पिछली क्लास में भी। अगला, एक कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का क्या मतलब है? LAN का क्या मतलब है? LAN का मतलब पूछा आपसे, LAN का पूरा नाम पूछा आपसे है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ लिखा है इसमें? देखो पहला तो नहीं है, लॉर्ज एरिया ये भी नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, LAN जिसे बोलते हो आप, ठीक है ना। LAN का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपकरणों में होते डेटा है, प्रिंटर है, इंटरनेट है ना, जैसे संसाधनों में साझा करने की अनुमति देना LAN का काम ही होता है, इसी से होता है ना। एक वान और होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, एक वान भी होता है, वान भी पूछ लेते हैं, ये होता है। आप वान क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरा नाम इसका। तो ये दोनों ध्यान में रखो। अगला है स्पैम ईमेल का क्या, क्या है? स्पैम जो ईमेल होती है ना, वो क्या होती है, ये पूछा गया आपसे, है ना। तो ये एक व्यक्तिगत नहीं होगा, व्यवसाय में आया मेल भी नहीं होगा, बिजनेस मेल अलग होता है, सुरक्षित इनक्रिप्टेड ईमेल भी नहीं होता है। ये एक अवांछित होता है, थोक में भेजा गया ईमेल है ना, उसको बोलते हैं
स्पैम में होता है ना। तो ये विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया कि टेलीमेडिसिन क्या है। टेलीमेडिसिन पूछा आपसे क्या है, तो टेलीमेडिसिन के बारे में आपको बताना है विद्यार्थियों। टेलीमेडिसिन क्या होता है, स्वास्थ्य सेवाओं सूचनाओं को वितरित करने के लिए दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल आता है इसके अंतर्गत है। तो इसमें आपके दूर से मरीजों का इलाज और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देना, ये आपके टेलीमेडिसिन होता है, इसको बोलते हैं। तो सभी विद्यार्थी ए को लॉक कर दो। अगला है इंटरनेट पर डार्क वेब क्या है। इंटरनेट पर डार्क वेब आपसे पूछा गया, तो ये एक एन्क्रिप्टेड नेटवर्क है जो केवल विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो कौन सा राइट हुआ इसमें सर जी बी को लॉक कर दो, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमने मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन किए हैं, ये आपकी अगली टेस्ट सीरीज थी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। स्कोर अपना जरूर बताना। धन्यवाद भाई।